Assalamu alaikum class, can you hear me? वालेकुम सलाम। यस मैम। Okay. So जो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, पहले मैं चाहूँगी कि अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ वो मैं कर दूँगी। आप लोगों को समझ में आ गया था लेक्चर और न्यूमेरिकल्स? यस मैम, एक क्वेश्चन है। जी। एसिडिटी और बेसिसिटी क्या बता दें। जैसे H2SO4 है, उसके पास 2 हाइड्रोजन है, उस बेस पे उसकी वैल्यू 2 है, तो उस वैल्यू को हम एसिडिटी की वैल्यू कहेंगे या बेसिसिटी की। इसी तरह NaOH है, उसके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो वो उसकी जो 1 वैल्यू है वो एसिडिटी या बेसिसिटी, इसको क्लियर कर दें। अच्छा, जो एसिड्स होते हैं उनकी बेसिसिटी होती है और बेसिस की एसिडिटी होती है, ठीक है। क्योंकि ये जो नंबर्स हम डिस्कस कर रहे थे वो डिपेंड करते हैं कि एसिड कितनी बेसिस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो इसलिए एसिड की जो वैल्यूज होंगी उनको हम बेसिसिटी कहेंगे और जो बेसिस हैं उनकी वैल्यूज को एसिडिटी कहेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीवन एल्स? जी मैम, मुझे पूछना था कि ये जो नंबर है ये हम ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उस पर डिटरमाइन करेंगे। जी, ये जो नंबर होता है ये डिपेंड करता है कि कितने हाइड्रोजन या कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो उस वक्त हम सिर्फ एसिड्स और बेसिस की बात कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम रिएक्शंस डील कर रहे होते हैं वो एसिडिक या बेसिक रिएक्शंस ही होते हैं। अगर एसिड या बेस ना हो तो भी हम जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उसकी बेसिस पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं, वो आपको गिवन होगा। ये अगर न्यूमेरिकल में मैंने आपको इस तरह की कोई चीज दी तो मैं आपको स्पेसिफाई कर दूंगी कि इसकी एसिडिटी या बेसिसिटी क्या है। ओके। अच्छा, जो लेक्चर था उसमें कुछ लोगों को डाइल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था, तो वो मैंने वीडियो में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, लेकिन अगर आप लोग बता दें कि इसको दोबारा एक्सप्लेन करना है या नहीं करना है। Any more questions? Class, any more questions? No?
ओके नो मैम। ओके, ये जो मैंने अभी आपको न्यूमेरिकल दिए थे, होपफुली आप सबको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कीप इन माइंड कि अगर जब आपको होमवर्क दिया जाएगा या आपके पेपर में सेम न्यूमेरिकल नहीं होंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि अगर आपको फॉर एग्जांपल अभी जो हमने किए थे वो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल थे। आगे जो हम बफर के न्यूमेरिकल करेंगे वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हैं और लॉग वगैरह की वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं, तो इसमें आपको कैलकुलेटर पे कमांड होना भी बहुत ज़रूरी है। सो जो लोग अगर मोबाइल का कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, मैं उनको कहूँगी कि प्लीज़ ऐसा ना करें क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम में आपको मोबाइल अलाउड नहीं होगा। और अगर आपकी कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको ऐसा हो सकता है कि आप जस्ट बिकॉज कि आपने एंट्री सही नहीं की थी कैलकुलेटर में, तो उसकी वजह से आपका न्यूमेरिकल या उसकी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाए। इसलिए कोशिश ये करें कि जब भी आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें तो आप कैलकुलेटर ही यूज़ करें। ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये यूनिट्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बार 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 लेक्चर में भी इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया था कि सॉरी लेक्चर में भी मैंने इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया था कि यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि हम कौन सी चीज़ लीटर में ले रहे हैं, या डाइल्यूशन का भी जब हमने डिस्कस किया था। मैं इसको स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। जैसे ये जो हमारा लास्ट वाला डाइल्यूशन का फॉर्मूला है C1V1 इज इक्वल टू C2V2, तो अगर हम इसको भी देखें तो इसमें भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हमें ख्याल रखना है कि कंसंट्रेशन अगर आपकी है तो C1 और C2 दोनों की कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए। अगर एक कंसंट्रेशन आपकी मोलैरिटी में है, दूसरी आपकी नॉर्मेलिटी में है, तो ऑब्वियसली आपके रिजल्ट जो है वो रॉन्ग आएंगे। या वॉल्यूम अगर आपको एक जगह लीटर में गिवन है, एक जगह ml में गिवन है, तो आपको पहले इसको यूनिफॉर्म करना होगा और उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है ओके, इसके अलावा अगर हम जैसे न्यूमेरिकल भी जो आपको मैं दूंगी, यहाँ पे मैंने आपको जिस तरह से दिए थे इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे बट एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। सो मेक श्योर कि अगर आपको इनको सॉल्व करने में कोई थोड़ी सी भी मुश्किल आई थी, आई होप कि आप लोगों ने जस्ट इसको कॉपी ना किया हो। कंप्लीटली सॉल्व करके देने का मकसद सिर्फ ये था कि ये आपका फर्स्ट क्योंकि असाइनमेंट था और फिजिकली पढ़ाने में और ऑनलाइन पढ़ाने में काफ़ी डिफरेंस होता है। नॉर्मली मैं इस तरह से बोर्ड पे एक न्यूमेरिकल ना करवाती, लेकिन क्योंकि हम इसको ऑनलाइन लेके चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए जस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने इसको इस तरह से तमाम सॉल्यूशन शेयर कर दिए। लेकिन जब हम नेक्स्ट टाइम न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं अगर 5 न्यूमेरिकल हैं और उनमें से सब में एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो मैं आपको जस्ट एक ही न्यूमेरिकल कराऊंगी एंड आई विल एक्सपेक्ट कि बाकी के जो 4 हैं वो आप खुद सॉल्व करें। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करेंगे जो चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ, अगर वो आपको कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी सी भी मुश्किल हो रही है तो आप उसी वक्त मुझे बताएं ताकि मैं उसको वहीं पे आपको दोबारा से समझा सकूं, क्योंकि हर एक की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है। ऐसा होता है कि एक को आसानी से बात समझ में आ जाए, दूसरे को किसी और तरीके से समझाने से समझ में आए। सो इस चीज का मुझे आप मुझे उसी वक्त बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या चीज समझ में आ रही है और क्या चीज समझ में नहीं आ रही। ओके, मैम एक और क्वेश्चन है। जी ये देखें क्वेश्चन नंबर 9 जो है असाइनमेंट में, जो पीडीएफ फाइल जो आपने सेंड की हुई है, जी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट 3 है जिसमें मिनरल एसिड यूज़ किया HCl, उसके लिए हमने डेंसिटी और प्योरिटी भी लगाई। तो उसमें मैम फॉर्मूले में हमने अभी तक यही लिखा हुआ था मास इन ग्राम, तो वहाँ तक वॉल्यूम आ जाएगा ना, क्योंकि आंसर ml में जा रहा है। एक मिनट,
मैं इसको देख लेती हूँ, वो टाइपिंग एरर होगा। यस यू आर राइट कि जो हमारा आंसर है वो वॉल्यूम में आएगा, लेकिन जो ये 2 नॉर्मल वाला ये इसकी बात कर रहे हैं ना, ये जो स्क्रीन पे आ रहा है। जी मैम यही दिस वाला। वन जी, इसमें यस मास इन ग्राम नहीं आएगा, ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे वॉल्यूम आएगा क्योंकि आपने मास को रिप्लेस कर दिया डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम के फॉर्मूले से, तो वहां से मास रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा। मैं इसको करेक्ट करके अपलोड कर दूँ, ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा, इसमें एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लेक्चर में भी बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है दैट इज ऑल्सो अ मिनरल एसिड, ठीक है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने ये चीज मेंशन नहीं की। और सेकेंडली जैसे HCl है, HCl की डेंसिटी और उसकी परसेंट प्योरिटी काफी हद तक आपको हमेशा 37% और 1.180 मिलेगी, बहुत माइनर से डेसिमल में चेंजेस होते हैं। बट सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपको लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है तो उस वक्त आपको उसकी काफी सारी डेंसिटी भी चेंज मिल सकती है और परसेंट प्योरिटी भी चेंज मिल सकती है। सल्फ्यूरिक एसिड की अलग अलग परसेंट प्योरिटी होती है, वो 98% में भी अवेलेबल होता है, 97 में भी होता है और उससे लेस में भी अवेलेबल होता है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई जनरलाइज परसेंट प्योरिटी या डेंसिटी मेंशन नहीं की, और इसको हमने सिंपली मास के फॉर्मूले से ही कैलकुलेट किया है। बट जब आप किसी लैब में काम कर रहे हो और आपको सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में दिया हुआ हो, तो आपको उसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। या तो आप इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं जो हमने HCl के लिए यूज किया है, या आप जो भी उसकी गिवन बॉटल है उसमें से डेंसिटी और परसेंट प्योरिटी चेक कर लें और उसके अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व कर लें। अगर आपको डेंसिटी और परसेंट प्योरिटी नहीं गिवन, लेकिन आपको उस पर्टिकुलर गिवन H2SO4 की कंसंट्रेशन मालूम है, तो आप उसको C1V1 के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपके पास गिवन सल्फ्यूरिक एसिड है वो 5 नॉर्मल है और आपको जो रिक्वायर्ड है वो 0.1 नॉर्मल रिक्वायर्ड है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, C1V1 के फॉर्मूले में इसको प्लेस करेंगे। एक तरफ रिक्वायर्ड की वैल्यू होगी, एक तरफ गिवन की वैल्यू होगी, और गिवन में आपके पास क्या है, 5 नॉर्मल है, उसका वॉल्यूम कितना यूज होगा वो आपको नहीं मालूम, आप उसके अंदर प्लेस नहीं करेंगे। और रिक्वायर्ड आपको क्या है, 0.1 नॉर्मल रिक्वायर्ड है, कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल 100 ml रिक्वायर्ड है, तो उससे आप कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना वॉल्यूम आप 5 नॉर्मल H2SO4 में से ड्रॉ करेंगे, तो आप 0.1 नॉर्मल H2SO4 बना सकते हैं, ठीक है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, और इसी तरह से जब आप किसी लैब में काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी सोल्यूशन बनाने के लिए जो आप फॉर्मूले यूज करते हैं वो भी आप एक से ज्यादा तरह के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको गिवन क्या है और उसकी बेसिस पे आप फॉर्मूले की सिलेक्शन करेंगे हमेशा, ठीक है। ये बात समझ में आई है कि C1V1 का फॉर्मूला किस तरह से यूज करेंगे। मैम रिपीट यस करना मैम। एक दफा। देखें, अगर आपको लिक्विड में कोई सॉल्यूट दिया हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास दोनों तरह से अवेलेबल हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। तो एक तरीका तो ये है कि लिक्विड सॉल्यूट की कैलकुलेशन के लिए या तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें जो हमने HCl के लिए यूज किया था, ठीक है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इसके लिए आपको डेंसिटी और परसेंट प्योरिटी पता होनी चाहिए, बाकी चीजें तो आपको मतलब वो जनरल फैक्ट्स है ना। बाकी डेंसिटी और परसेंट प्योरिटी अगर आपको नहीं गिवन, उसकी जगह आपको उसकी कंसंट्रेशन गिवन है, तो उस सूरत में आप C1V1 इज इक्वल टू C2V2 का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ से आप इसको देखें, ठीक है, इस तरफ आप गिवन रख लेंगे और इस तरफ आप रिक्वायर्ड रख लेंगे। गिवन आपको क्या है, कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 5 नॉर्मल, उसमें से वॉल्यूम कितना ड्रॉ करना है यू डू नॉट नो, ठीक है। और रिक्वायर्ड क्या है, 0.1 नॉर्मल, कितने वॉल्यूम में रिक्वायर्ड है, 100 ml में। आप सिंपली इसको वॉल्यूम के लिए सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100
डिवाइड बाय 5 कि अगर आप उस 5 नॉर्मल H2SO4 में से 2 ml ड्रॉ करेंगे तो आप इजीली 100 ml H2SO4 बना सकते हैं in 0.1 नॉर्मल कंसंट्रेशन. इज दैट क्लियर नाउ? यस मैम. ओके. और ये किसी भी सॉल्यूशन के लिए वैलिड है ये चीज. अगर आपके पास जो गिवन सॉल्यूशन है वो लिक्विड फॉर्म में है और आपको उससे एक दूसरा डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है तो आप इजीली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ठीक है. ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी जब भी आप किसी इंडस्ट्री में या किसी भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की लैब में काम कर रहे होंगे तो हमें जो ऐसे की जो चीजें दी हुई होती हैं उसमें उन्होंने जस्ट हमें प्रोसीजर दिया हुआ होता है. उसमें उन्होंने हमें सॉल्यूशंस बनाने के प्रोसीजर नहीं दिए हुए होते. तो ये जो आपकी अभी ये वाली स्टडी आपने की है ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प आउट करेगी कि किस तरह से आप करेक्ट अमाउंट के सॉल्यूशंस बनाएंगे. ठीक है. जब हम इसके अंदर सॉल्यूशंस बनाने के हवाले से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंशाल्लाह ताला हम लैब में डिस्कस करेंगे क्योंकि थ्योरेटिकली इसको एक्सप्लेन करने का सच कोई इतना फ़ायदा नहीं है. प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के आप करेक्ट सॉल्यूशन किस तरह से बना सकते हैं इंशाल्लाह ताला वो हम लैब के लेक्चर में ही डिस्कस करें. सॉरी. सो यहाँ पे इस इंटरेक्टिव सेशन के बाद अगर आपको फर्दर इसके अंदर और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो मैं इसको वाइंड अप करूंगी यहाँ पे. ठीक है. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का एक छोटा सा मैं आपको होमवर्क अपलोड करूंगी क्योंकि जो अभी हमने इससे पहले मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आपको लाइक जस्ट चीज़ों को अंडरस्टैंड करके सिर्फ अपनी अपनी हैंड राइटिंग में करना था. ये वाले जो न्यूमेरिकल्स होंगे आपने खुद सॉल्व करने होंगे. ठीक है. सो इसका ऑब्वियसली मार्किंग वेटेज भी ज़्यादा होगा तो मैं इसको अपलोड करूंगी इंशाल्लाह ताला आज. और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो भी आपकी क्लास का टाइम है उस वक्त हम एक और सेशन रख लेंगे जिसमें आप उसके सोल्यूशन डिस्कस करेंगे. ठीक है. रिमेंबर मैं आपको उसमें सॉल्व करके नहीं बताऊंगी. सिर्फ जो आपने सॉल्व किया होगा मैं उसकी करेक्शन करूंगी. ठीक है. ओके मैम. ठीक है. ठीक है मैम. अब जो ये असाइनमेंट हमने लास्ट बनाया इसे LMS पे अपलोड करेंगे ना? हाँ अभी वेट कर लें. जब LMS पे आपके पास कोर्स आ जाएगा तो आप उसको LMS पे अपलोड कीजिएगा. ठीक है. ठीक है. जो अभी मैं आपको दे रही हूँ उसका भी मैं टाइम रखूंगी. आप उसको भी इवेंचुअली LMS पे अपलोड करिएगा लेकिन उसको सॉल्व करके रख लीजिएगा नेक्स्ट क्लास से पहले ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें. ठीक है. ठीक है मैम. थैंक यू. ओके. एनी मोर क्वेश्चंस? मैम आपने जो PDF बताया है अब आप वही बुक फॉलो करनी है? मैं आपको डिफरेंट चैप्टर डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट बुक से करवाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन से टॉपिक आपने कौन सी बुक से फॉलो करने हैं. उसके अलावा भी लाइक ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आपको अगर कोई और बुक इजी लगती है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं बट बफर्स का जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो मैं इसी बुक से करवाऊंगी. ये डेविड जी वॉटसन की जो बुक है. ठीक है. ठीक है मैम. ओके. एनी मोर क्वेश्चंस? Any more questions? Okay. क्लास को यहाँ पे वाइंड अप कर लें. Okay. Thank you, class. थैंक यू मैम.